Hello learners, welcome to Learn On। IIT हैदराबाद UGEE एग्ज़ाम 2023 के लिए SUPR प्रॉब्लम्स फॉर मैथमेटिक्स में हमारा ये थर्ड लेक्चर है। अब हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे जिसमें हम लगभग पूरे टॉपिक कवर कर रहे हैं ये 3 वीडियो मिलाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जो 2 वीडियो हमने अभी पोस्ट किए हैं, मेक श्योर दैट यू वॉच देम। आपने ये पूरे देख लिए होंगे, तो ये तीनों वीडियो बाद में एक साथ आपको ज़रूर देखने हैं। चलिए, तो आज का पहला सवाल आपके सामने है। इससे पहले ये सवाल हम करेंगे। अब देखिए, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब इसे हम a बाई बी नहीं पढ़ेंगे, ये जो फ्रैक्शन जैसी टर्म आपको दिखती है इसे हम कहते हैं a गिवन b, लेकिन यहाँ a और b पे बार है, मतलब ये इनके कॉम्प्लीमेंट्स है। ठीक है, तो हम इसे कैसा पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार गिवन b बार, या a कॉम्प्लीमेंट गिवन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है ये आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में पता होगा, नहीं होगा तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा। और इसका फॉर्मूला देखते हुए हमें इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को टिक करना है। पहले आप इसे खुद से ट्राई करके देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके देखिए। चलिए, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमारे पास 2 डिफरेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बात की गई है। अब इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए गिवन कॉम्प्लीमेंट बी। इसे ऐसे भी लिखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि 2 इवेंट्स है ए और बी, इसमें ये जो बी इवेंट यहाँ पे लिखी है इसका क्या मतलब होता है कि ये इवेंट अकर हो चुकी है, मतलब ये इवेंट हो चुकी है। अब ए इवेंट जो है, ये जो इवेंट बी है ये ऑलरेडी हो चुकी है और इस पे डिपेंड ये ए इवेंट है, मतलब बी होने के बाद इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी, इसे हम कहते हैं ए गिवन बी। गिवन बी का मतलब है ऑलरेडी बी इवेंट हो गई है। समझ में आ गया? तो इसका यही मतलब होता है इवेंट कॉम्प्लीमेंट ए दैट गिवन बी। ठीक है, अब ऐसे कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये दैट नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कभी भी आप अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है, देखिए कंडीशन है ना, प्रोबेबिलिटी ए होने के लिए बी ऑलरेडी हो गई है, ये कंडीशन हमें दी है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे कभी बिट सेट के लिए कुछ लेक्चर बनाएंगे, तब और आपको डिटेल में बताएंगे। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नीचे वाली प्रोबेबिलिटी नीचे लिखो। अब नीचे कौन है? शॉर्टकट ध्यान में रखना, नीचे है बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे वाली प्रोबेबिलिटी नीचे और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन, हमेशा इंटरसेक्शन होगा। एनसीईआरटी पढ़िए, आपको इसकी पूरी आइडिया आ जाएगी। समझ में आ गया? मान ले अगर कोई आपसे ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो आप क्या करोगे? नीचे वाली प्रोबेबिलिटी नीचे और ऊपर दोनों प्रोबेबिलिटीज़ की इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए हमारे 4 ऑप्शन में से एक को मैच करेंगे। अब इसका मतलब क्या है देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट जब भी आपको दिखे तो आपको चमक जाना चाहिए कि यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ एक्शन में है। जैसे P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो है हम ये जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, इसे हम अगर यूनियन में लिखें तो हम दोनों के ऊपर बार देते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, या आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखिए, तो इसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और नीचे ऑलरेडी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए यूनियन बी होता है आइदर ए और बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये जो A यूनियन B है उसे हम माइनस करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो आपको समझ लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ठीक है। और यहाँ नीचे दिया है B कॉम्प्लीमेंट। बस आपको यहाँ पे ऑप्शन मैच करना है। कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देता है यहाँ पे? यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इतना छोटा सवाल था लेकिन प्रॉपर्टी आपको चमकनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल वेक्टर अलजेब्रा से है। अच्छा सवाल है, बेसिक है। ऐसे सवाल ही आपको कम समय में सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे हमसे सवाल क्या कहता है, देखिए, इफ़ ए इज़ अ वेक्टर, बी इज़ अनदर वेक्टर एंड सी इज़ थर्ड वेक्टर। ये तीन वेक्टर्स है। देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू लैम्बडा बी प्लस सी। तो लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए हमें लैम्बडा बी प्लस सी ये वेक्टर और ए वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब क्या है? दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है या स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। बस हमें अब यही देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर हमें दिया है यहाँ पे कौन सा है, देखिए ये जो वेक्टर है लैम्बडा बी प्लस सी, इसे ये दो वेक्टर से हम पहले डिराइव करेंगे और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में ज़ीरो रख देंगे। बस इतना ही काम करना है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। तो हमें दिया है लैम्बडा बी प्लस सी निकालना है, ठीक है, वही करते हैं हम। तो लैम्बडा लिखेंगे, वेक्टर बी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू कैप। चलिए हम इसे लिखते हैं आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। क्लियर? ओके। प्लस वेक्टर सी लिखना है। सी वेक्टर है आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म्स के लिए। तो ये बनेगा लैम्बडा आई कैप प्लस लैम्बडा जे कैप, अब सब में लैम्बडा आएगा, ठीक है, लैम्बडा जे कैप माइनस टू लैम्बडा के कैप। इधर से आएगा आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप। अब इसमें लाइक टर्म्स हम कलेक्ट करेंगे, आई और आई की ये टर्म होगी तो यहाँ से हम आई कैप कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा लैम्बडा प्लस वन आई कैप। क्लियर है? ओके। अब उसके साथ हम काम करेंगे जे कैप में देखिए यहाँ लैम्बडा जे और थ्री जे, अगर हम इसे कॉमन निकालते हैं तो प्लस में लैम्बडा प्लस थ्री आएगा और जे कैप कॉमन निकलेगा। क्लियर? माइनस इन दोनों में देखिए के कैप कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो टू लैम्बडा प्लस वन, ओके, और ये होगा के कैप। ये आ गया हमारा न्यू वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? लैम्बडा बी प्लस सी है, ठीक है। अब हमें क्या कहने को कहा है, ए के साथ परपेंडिकुलर। सो वेक्टर ए परपेंडिकुलर लैम्बडा बी प्लस सी वेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए और ये जो लैम्बडा बी प्लस सी आया है इन दोनों का डॉट ज़ीरो कर देंगे, इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा और लैम्बडा आ जाएगा। चलिए ए वेक्टर क्या है हमारा, ए है टू आई माइनस जे प्लस की, दूसरे कलर से लेते हैं हम, टू आई, ए वेक्टर है टू आई, अब मैं कैप नहीं लिखता हूँ आप समझ लीजिए, टू आई माइनस जे प्लस के, मैं कैप नहीं लिख रहा हूँ आप समझ लेना। डॉट ये अभी हमने निकाला है ये पूरा वेक्टर, देखिए लैम्बडा प्लस वन। अब डॉट लेते तो आई जे के लेने में कोई पॉइंट नहीं है, अभी लेना है तो ले सकते हो आई, ठीक है। इसका डॉट ले रहे हम प्लस लैम्बडा प्लस थ्री जे माइनस टू लैम्बडा प्लस वन के,
ठीक है। अब डॉट लेते समय आई जे के लेने तो कोई ज़रूरी नहीं है, आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इससे हमें मिलेगा ये इक्वल 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे, देखिए आई में लेंगे तो 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, ठीक है। उसके बाद जे में देखिए माइनस, ठीक है, माइनस क्या होगा, लैम्डा प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 होगा के वाला, ये 0। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, लैम्डा निकाल लीजिए, तो ये आएगा 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। अब यहाँ से प्लस माइनस 2 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 2 माइनस 3 और माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस 2। क्लियर बात है, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस लैम्डा माइनस 2 इज 0। तो इससे माइनस लैम्डा होगा 2, मतलब लैम्डा की वैल्यू होगी -2, एंड दैट्स इट, दिस इज फाइनल आंसर, एंड सो दैट आवर आंसर इज ऑप्शन बी। समझ में आया? तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट वाला जब भी कॉन्सेप्ट आएगा परपेंडिकुलर में, तो डॉट को हमेशा 0 रखना है। चलिए क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिंट दूंगा, आपको खुद से भी ट्राई करके देखना है। ओके, चलिए सवाल क्या कहता है, जेईई मेंस का सवाल है। वेक्टर ए दिया है, बी दिया है, फॉर सम रियल एक्स, देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज आर इज पॉसिबल इफ, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इसके लिए हमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। मैं आपको इसकी हिंट देता हूँ। करना कुछ नहीं है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और जो भी आंसर आपको मिलेगा आप उसे, चलिए देखते हैं करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेक्टर ए और बी का हमें क्रॉस लेना है, ठीक है। तो वेक्टर ए, अब मैं कैप नहीं लगाऊंगा, 3i प्लस 2j प्लस एक्स के। वेक्टर बी क्या है, i माइनस जे प्लस के। अब हमें लेना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, आपको पता है। तो इसके कोएफिशिएंट्स लेंगे हम, ऊपर लिखते हैं आई जे के, आई नो दैट यू नो, और ए की वैल्यू होगी 3 2x, नीचे होगा 1 माइनस 1 1, ठीक है। सिर्फ कोएफिशिएंट लिखते हम, वो हो गया बस। अब डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आता है, ए क्रॉस बी क्या बनेगा। अब इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सीधा सॉल्व करके आने वाला रिजल्ट बताता हूँ। यहाँ आएगा x प्लस 2 आई कैप प्लस x माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। कैप है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन पढ़ रहा हूँ। अब हमसे कहा गया है कि a क्रॉस b का मॉड निकालिए। मॉड क्या होता है, अंडर रूट ये पूरे कोएफिशिएंट, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये होगा 25। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 25, ओके। अब यहाँ से अंडर रूट हमें मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, प्लस 4, आई थिंक यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर है ना, ये प्लस 25 बनेगा, यस ये प्लस 25 बनेगा, ध्यान में रखिए, प्लस 9 प्लस 25। बस इसे सिंप्लीफाई कर देंगे हम ये। अब जब हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ एक काम करना है, ये पूरा एक इंटरेस्टिंग टर्म बन जाएगा। देखिए क्या क्या बनता है, ये 2x स्क्वायर माइनस 2x
+4 और ये प्लस इधर से बनेगा 34। हमने यहाँ इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम इसे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 कॉमन निकाल ले तो ये बनेगा x² माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं और ये बनेगा 2, ठीक है, प्लस ये 34 है। अब आप इसे फैक्टराइज करो या एक काम करो, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का क्या फॉर्मूला है, मिडल टर्म का हाफ करके स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ ऐड कर देंगे। जब हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं क्या होता है। जब हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर है x माइनस हाफ होल स्क्वायर। आप करके देखिए, यही आपको टर्म मिलेगी 75/2। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक है, a क्रॉस b r इज़ पॉसिबल। अब r की वैल्यू किससे किस में होनी चाहिए, किससे किस में होनी चाहिए। अब आपको सिर्फ यही देखना है, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो आपको यही देखना है कि ये वैल्यू जो है ये दोनों में से किससे आनी चाहिए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा r इज़ बिटवीन यस ऑप्शन सी मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल 3D ज्योमेट्री का है, 3D ज्योमेट्री का ये सवाल है। अब हमसे कहा गया है द वैल्यूज़ ऑफ P सो दैट द लाइंस, ये 2 लाइंस है, आर एट राइट एंगल। सिंपल बात है। अब इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहले तो एक काम करना है कि ये जो 2 लाइंस हमें दिखती है, हम एक काम करते हैं यहाँ पे, चलिए इसे हम एक मिनट, ओके रहने दीजिए। हम यहाँ पे काम करेंगे, ये जो वेक्टर्स है या जो लाइंस है, इन लाइंस में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको ये समझना चाहिए कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये क्या होते हैं, इनकी सम हमेशा 0 आती है। 2 लाइन जब राइट एंगल में हो, ध्यान में रखना है, 2 लाइन्स आर एट right angle, then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 ये प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है, इन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। A1 B1 C1 एंड A2 B2 और C2 आर डायरेक्शन रेशियोज। हमें पता है, हम इसे DR कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब हमारी लाइंस क्या थी, हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 - x/3, 1 - x/3 को हम ऐसा लिखेंगे। एक काम करेंगे, x - 1 करेंगे। हमें पता है कि x का कोएफिशिएंट हम निगेटिव नहीं रखते हैं, तो इसे x - 1 करेंगे तो नीचे -3 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब इसमें से हम 7 कॉमन निकालेंगे, ये y - 2 होगा और ये 7 नीचे आके 2p/7 बनेगा। ये आपको आना चाहिए। z - 3 है, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन हो गई। तो इससे हमें डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में दिखता है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहाँ A1 होगा -3, B1 होगा 2p/7, ठीक है, 2p/7, और यहाँ पे C होगा, मतलब C1 होगा 2। अब इसी तरह से सेकंड लाइन को हम देखते हैं, 7 - 7x, उसे भी वही करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे x निगेटिव है, तो हम पहले तो x को 7 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 7 - 7x/3p को क्या लिख सकते हैं, एंड उसे हम उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे तो ऊपर x - 1 बनेगा। अब ये जो 7 था, 3p था, वो नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये 7 इसके डिनोमिनेटर में आएगा बस। अब दूसरी लाइन है y - 5, इसके नीचे 1, और z - 6 इसके नीचे -5। तो इस हिसाब से a2 होगा -3p/7, b2 होगा 1, और c2 होगा -5। हमसे ये कहा गया है ये तीनों का जो प्रोडक्ट है और उनका जो सम है वो 0 होगा। तो a1 a2, b1 b2 और c1 c2 सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। a1 a2 क्या होता है, देखिए ऊपर -3 और नीचे, तो इसका मतलब है -3 × -3p/7 प्लस b1 b2 2p/7 2p/7 × 1 प्लस c1 c2 2 × -5। तो इसे हमें 0 के बराबर करना है। चलिए दूसरे कलर से देखते हैं। अब ये बनता है +9p/7, क्लियर है। इधर बनेगा 2p/7 और ये बनेगा -10। अब ये सेम डिनोमिनेटर है, तो ये बनेगा 11p/7 और ये 10 इधर जाएगा, इससे 11p बनेगा 70 और p का वैल्यू हमें मिलेगा 70/11। सो फाइनल आंसर इज 70/11, ऑप्शन ए। ओके, तो ये हमारा वेक्टर का सवाल था। अब वेक्टर का एक दूसरा सवाल होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख के दूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसे सॉल्व करने में बहुत समय चला जाएगा। मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, आप इसका आंसर निकालना, ठीक है। तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए, हमसे ये कहा गया है कि शॉर्टेज डिस्टेंस वाला जो केस होता है, इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भी होता है, आपकी टेक्स्ट बुक में होगा, लेकिन वो याद नहीं होता है। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है d, ध्यान में रखिए, d इज गिवन बाय हमेशा मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 करना है। b1 क्रॉस b2 दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेना है और उसका डॉट लेना है a2 - a1 से। अभी हमने a1 a2 b1 b2 निकालना सीखा है, तो ये मत पूछिए कि ये कहाँ से आएगा, ये वही लाइन है बस। और नीचे आपको एक काम करना है, ये जो b1 क्रॉस b2 लिया था ना, इसका मॉड लेना है और ये पूरे का मॉड लेना है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो यही करना है आपको, b1 क्रॉस b2 डॉट लेना है a2 - a1, फिर b1 क्रॉस b2 का मॉड लेके पूरे आंसर का मॉड लेना है। इसे आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ, आप सिर्फ क्रॉस वेरीफाई कीजिए। इसका जवाब आता है ऑप्शन डी। ये जवाब है, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। ओके, चलिए अब इंटीग्रेशन का एक सवाल हम करेंगे। अब देखिए, यहाँ हमसे कहा गया है कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx इज इक्वल टू। बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन बहुत बच्चे यहाँ पे चूक जाते हैं। हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, 1 अपॉन 1 + x²। हम इसे सेपरेट करके लिखेंगे। देखिए इजी है। अब ये जो इंटीग्रल है ई वाला, हम एक काम करेंगे, ई tan इनवर्स x को और इसको इस तरह से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे फ़ायदा ऐसा होगा, ये जो टर्म दिख रही है ये क्या है, ये तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। यस, तो हम एक काम करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि ये जो tan इनवर्स x है यहाँ दिखने वाला, इसका ये डेरिवेटिव है, तो हम इसे काम करेंगे पुट tan इनवर्स x को हम t मानेंगे। तो इसका डेरिवेटिव, बोथ साइड डेरिवेटिव लेने पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू dt/dx।
ठीक है, दोनों साइड का हमने डेरिवेटिव ले लिया। इससे dx हमें क्या मिलता है, इससे dx मिलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। क्लियर, हमने आप पूरे सेपरेट कर लिए वेरिएबल्स। फिर से हम हमारा सवाल लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x, इसको हमने ऐसा लिखा था इनटू ये e है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऊपर dx लिखा है, यस। अब सब्सटीट्यूशंस क्या आते हैं, बस वही करेंगे। e के पावर में t आएगा और ये जो पूरा था ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx का वैल्यू हमने यहाँ से लेना है, वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t dt। अब e टू द पावर t dt का इंटीग्रल क्या होता है, e रेस टू एक्स का इंटीग्रल जो होता है वही होता है ना, तो इसका इंटीग्रल होगा e टू द पावर t प्लस c तो लगाना पड़ेगा। अब इससे t कौन था, tan इनवर्स x, तो यहाँ हम रख देंगे tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सब्सटीट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते जाइए, खुद से भी ट्राई करते जाइए, मज़ा आ रहा है, समझ रहा है। हाँ, मैं आपको स्पीड सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, इसलिए कुछ स्टेप में आप खुद करके देखूँ, ऐसा मुझे लगता है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, अब ये एप्लीकेशन ऑफ या हम जैसे एरिया अंडर कर्व, AOC का क्वेश्चन है ये। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर एंड y एक्सिस। अब आप इसका ग्राफ बनाते बैठोगे तो इससे बेहतर है कि आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक y एक्सिस का भी खुद का इक्वेशन होता है। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगी, और वो लिमिट लगाते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा ये जो फंक्शन है ना, ये 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये x का फंक्शन है, ठीक है, x का फंक्शन है। मतलब ये जो पैराबोला बनेगा ना, ये तो पैराबोला है ना, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो वो कैसा बनेगा, ऑब्वियसली ये जो पैराबोला है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। बनाएंगे नहीं हम, आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया। अब हमारा इक्वेशन है x इक्वल्स 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक है y एक्सिस, हमें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमें एक ही काम करना है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 0 बनेगा, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हमारा पहला इक्वेशन था 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसको 0 करेंगे। ये दोनों लाइन को इक्वेट करना है ना, x की वैल्यू है दोनों, तो इसे सॉल्व करेंगे, y की लिमिट्स मिलेंगी हमें, तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, हमने साइन चेंज कर लिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस 2 और y माइनस 1 इक्वल्स 0। इससे y की हमें दो वैल्यूज़ मिलेगी, 1, -2। ओके, यही हमारी लिमिट्स है। अब हमारा फंक्शन क्या है, इंटीग्रल ऑफ y, देखिए इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, dy, ठीक है। तो y की लिमिट हमने निकाली है ना, तो बस यही तो हमारा इक्वेशन है। अब लिमिट क्या है, 1 से -2 से 1 तक, लोअर से अपर जाना है। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका होता है 2y, क्लियर है, y का होगा वाई स्क्वायर बाई 2 और इसका होगा वाई क्यूब बाई 3, क्लियर, ओके। और यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे -2। एक बार अपर लिमिट रखेंगे और डिफरेंस लेंगे, लोअर रख के एक बार, तो मैंने कहा 2 माइनस 1/2। अब अपर लिमिट रख रहे हैं हम, 1 रख रहे हैं y की जगह, -1/3, ये बनेगी अपर, माइनस लोअर, तो ये बनेगा -4। देखिए -2 इंटू वाई, -2 इंटू 2, -4। अब ये होगा -2 का स्क्वायर, माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर तो बनता है
4/2 माइनस, ठीक है, अब -2 का क्यूब यहाँ वाई पे रखेंगे ना, तो -2 का क्यूब -8 होता है। तो ये आपको आना चाहिए। बस अब इसे सॉल्व करना है। ये होगा 2 - हाफ, तो 3/2 होगा। ये 3/2 -1/3, ये माइनस, इधर -4, यहाँ से बनेगा -2, यहाँ से बनेगा +8/3। जब पूरा आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 9/2 एंड दिस इज एरिया अंडर कर्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सवाल भी यहाँ पे ख़त्म होता है। एओडी का सवाल था। अब एओडी का एक अच्छा सवाल है, और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x + y = 1। अब ये इंटरेस्टिंग है। अब जो फंक्शन दिया है y इक्वल्स, क्यों हमारा जो फंक्शन है mod x + y = 1। अब मॉड को अगर हम दो तरह खोल सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हमें x + y = 1 एक लाइन मिलेगी, और -x + y = 1 ये दूसरी लाइन मिलेगी। x + y = 1 और -x + y = 1, ये दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इससे x और y मिलेगा। अब हमें ये समझना है कि x + y = 1 का ग्राफ कैसा बनेगा। अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो आपको एक ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का ट्राइंगल मिलेगा। एक इधर आएगा इस तरह से, चलिए ठीक है, ये ऐसा एक मिलेगा, और एग्जैक्ट इधर एक मिलेगा। ये होगा निगेटिव साइड में, तो -x + y = 1 और ये x + y = 1। अब एक ट्राइंगल हो गया, तो हमें एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसे कुछ नेमिंग करेंगे। ये ए मान लो, ABC, और ये O है। तो हमारा पूरा एरिया अंडर कर्व क्या है, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस, अब ये पूरा CAOC, हाँ ये पूरा एक बाउंडेड एरिया है, CAOC लिखेंगे हम। CAOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OABO, ये दोनों लेने हैं बस। अब ये दो फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको जब ये दो लाइन सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। ये मिलेगा -1 इधर से, ये 0 और ये +1। अब आपको इंटीग्रेट करना है -1 0 और फिर 0 से 1, दो फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन पहला कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -1 से 0 तक चलेगा। कौन से इक्वेशन का, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो, ठीक है, उसका चलेगा। अब y = क्या बनता है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगा, y = x + 1 बनेगा, और ये क्या बनेगा, y = 1 - x बनेगा। बस इसको लेंगे हम, ये हमारा y1 प्लस इंटीग्रल, फिर 0 से 1 जाना है, दूसरी लिमिट ये बनेगी y2 विथ रिस्पेक्ट टू x है ये, तो यहाँ पे dx करेंगे। अब हमारे दो फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, 0 से -1 में x + 1 dx, फिर 0 से 1 में 1 - x dx। अब आप इसे इंटीग्रेट कीजिए, तो ये बनेगा x², देखिए x²/2 प्लस ये x 1 से 0 प्लस इधर क्या बनेगा, x - x²/2 0 से 1। वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करके एरिया निकाल दीजिए। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 1 स्क्वायर यूनिट। आप कर सकते हो ना, यहाँ पर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे रखोगे, उसके बाद यहाँ पे रखोगे और दोनों को ऐड कर दोगे, बस तो पूरा कैंसिल होके 1 बनेगा और आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्लियर। चलिए
अब हमसे नेक्स्ट सवाल जो है वो हमें यहाँ पे दिया है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। ये भी पूछा जाता है, इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, तो n की वैल्यू 5 है। ये बर्नौलीज ट्रायल का फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको लिख के दूंगा। प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एग्जैक्टली 1 and 2 सक्सेसेस, ये 2 दिए हैं, तो आपको गेटिंग 3 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये JEE मेन 2021 का सवाल है। तो देखिए बायनोमियल ट्रायल का फॉर्मूला क्या होता है। तो कभी भी ये प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है NCR, ठीक है, NCR, उसमें यहाँ पे आएगा PR और Q होता है N-R। तो P होता है सक्सेस और Q होता है फेल्यूर। बायनोमियल में हम ये करते हैं। अब हमसे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 1, तो x = 1 ऐसा लिखते हैं हम। अब n तो 5 था और r है 1, क्योंकि 1 के लिए निकाल रहे हैं हम एग्जैक्टली 1। तो p r का वैल्यू तो यहाँ 1 आएगा और q आएगा 5 - 1 4। ये वैल्यू हमें कितनी दी है? 0.4096 दी है क्वेश्चन में। उसी के साथ एग्जैक्टली 2 के लिए आपको ये फॉर्मूला रटना है ऊपर का। फिर 5C2, यहाँ P2 आएगा और Q आएगा 5 - 2 3, और ये वैल्यू हमें दी है 0.2048। देख के घबराना नहीं, बहुत इजी है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसे 1 और इसे 2 मानेंगे। हमें R निकालना है ना, PQ निकालना है। R तो 3 होगा, P और Q आना ज़रूरी है, तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक काम करेंगे हम 1 / 2 करेंगे। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, देखिए 5C1 तो 5 होता है, 5 × PQ⁴। यहाँ 0, ये पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे इधर से क्या आएगा, 5 कॉम्बिनेशन 2 कितना होता है 10, तो ये बनेगा 10PQ3, और यहाँ से हमें मिलेगा 2048। ये आएगा 2, P से P कैंसिल, यहाँ पे 2, तो ये 3 से Q कैंसिल, ऊपर बचेगा Q। तो ये टर्म बनेगी Q/, ठीक है, ऊपर से Q मिलेगा, ओके, ठीक है, ये 2 हो गया। ऊपर से यहाँ पे क्या मिल गया Q, 1 मिनट, P² है ना बेटा यहाँ पे, हाँ, यहाँ एक P बनेगा, तो ये 2P बनेगा, और यहाँ से हमें मिलेगा 2। तो इससे हमारे पास एक रिलेशन आता है Q = 4P। सर अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? हमें हमेशा पता होना चाहिए बायनोमियल ट्रायल्स में P + Q का सम हमेशा 1 होता है, सक्सेस और फेल्योर का 1 होता है। तो हमें काम करेंगे, यहाँ पे साथ में दूसरी कंडीशन लिखेंगे। थोड़ा हम इसे क्या करते हैं, साइड में लेते हैं, ठीक है। और सेकंड इम्प्लीकेशन क्या है, P + Q हमेशा 1 होता है। अब हम ये 2 इक्वेशन जो है ना, इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए Q की वैल्यू 4P यहाँ पे रख देंगे, तो ये बनेगा P + 4P = 1, तो 5P हो गया 1, तो P हो गया 1/5। P अगर 1/5 तो सम 1 आने के लिए Q को 4/5 होना पड़ेगा। ख़त्म। अब हमसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस, P of x = 3। तो वही करना है, नंबर ऑफ ट्रायल तो 5 थे, R3 लेना है, 5C3, P का वैल्यू 1/5, वहाँ 3, और Q का वैल्यू 4/5, 5 - 3 2। इसे हम सॉल्व करेंगे पूरी तरह से, तो आपको आंसर मिलेगा 32/625, एंड दैट्स इट। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन ए इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम एक छोटा सा सवाल करके देखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये सवाल आपको खुद से करके देखना है। निकाल लिया? ओके। एक सवाल हम करेंगे, लास्ट वाला, फिर हमारे मैथ्स के पूरे क्वेश्चंस, नियरली सभी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए होंगे। हमसे ये कहा है कि P, देखिए ये जो है ना एंड है, ये नीचे जो आने वाला है ना एंड है, P and
निगेशन क्यू। अब ये जो होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये एंड है, ये नॉट है, फिर ये एंड है, ये नॉट है, ये एंड है। हमें ट्रुथ टेबल बना के इसमें 4 में से क्या है ये देखना पड़ेगा। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, पी चाहिए, क्यू चाहिए, निगेशन पी चाहिए, निगेशन क्यू चाहिए, बस इस तरह से बना लेंगे हम। तो एक पी चाहिए, एक निगेशन पी चाहिए, एक क्यू चाहिए, एक निगेशन क्यू चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए हमें, उसके बाद हमें लास्ट चाहिए, हाँ ठीक है। उसके बाद हमें एक चाहिए पी एंड निगेशन क्यू, फिर ये एंड के साथ, ठीक है, और लास्ट में दोनों का एंड लेना है, लास्ट में दोनों का भी एंड लेना है। तो काम करेंगे, इसे छोटा करेंगे थोड़ा, इधर लेंगे, और लास्ट में ये दोनों का एंड भी करना है ना। एक काम करते, इसको हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लेते हैं, और ये दोनों का भी एंड ले लेते हैं, लास्ट में एंड लेना है बस। अब P, अब दो ही है हमारे पास, P और Q, P और Q दो ही है। तो एक काम करना है, एक मिनट, तो क्या क्या बन सकता है यहाँ पे, आपको ट्रूथ वैल्यू टेबल बनानी है। P Q दो इवेंट्स है तो क्या क्या हो सकता है, देखिए T T F F, ठीक है, T T F F। यहाँ पे क्या होगा Q के लिए T T F F। आप एक काम कर सकते हो, इसका एक वैल्यू टेबल बनाओ। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ ये भी, अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आप इसे खुद से एक बार ट्राई कीजिए वैल्यू टेबल बना के। मैं आपको सिर्फ ये हिंट देता हूँ, ये वैल्यू टेबल बनाने के बाद अगर लास्ट वाले कॉलम में, मतलब इस कॉलम में सभी अगर टी 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 आएंगे, सभी टी 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 आएंगे, तो हम उसे कहेंगे टोटोलॉजी। टोटोलॉजी यानी हमेशा सच बोलना। सब फॉल्स आएंगे तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, या फालसी। क्लियर, सब फॉल्स आएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन या फालसी कहेंगे। दोनों तो नहीं आ सकते, ऑप्शन ए और बी में से ही आंसर होगा, आप खुद ट्राई कीजिए। आई होप आज के 3 वीडियोज़ में हमने लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये वैल्यू टेबल खुद से बना लेना, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबी हो गई है, तो ये सब देख लेना। आई होप आपको आज के तीनों वीडियो अच्छे लगे होंगे, पूरे देख लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय।